इसको करें तो मैंने आपको बताया कार्यपालिका का सामान्य अर्थ क्या है, और ये अर्थ बहुत ही प्राचीन है ना, अरस्तु और अरिस्टोटल एंड प्लेटो के जमाने का है। ठीक है, क्या सामान्य अर्थ कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव का क्या है? एक्सक्यूटर, दे आर एक्सक्यूटर, एक्सक्यूटर ऑफ व्हाट? जो लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स बनाए। इतना क्लियर है? बट अगर हम आधुनिक स्टेट की बात करें, मॉडर्न स्टेट में अगर हम बात करें, तो इतना सरल सादा काम नहीं है। मेन काम तो यही है, वो सब कुछ करता है एग्जीक्यूटिव जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी संस्थाएं नहीं करती। यानी कि लेजिस्लेशन नहीं करता और जुडिशरी नहीं करती, इसके अलावा जो भी काम बचा हुआ है वो सारे काम कौन करता है? कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। मतलब जब हम एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं किसी को, तो वो एरिस्टोटल के या प्लेटो के टाइम का हेड नहीं है वो, है ना। वहाँ पे तो स्टेट का काम ही बहुत लिमिटेड होता था। उस जमाने में स्टेट का काम बहुत लिमिटेड था। बट जैसे जैसे हमने मॉडर्न स्टेट की तरफ बढ़े हैं, वहाँ पे स्टेट का बहुत सारे काम है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। उसमें क्या काम है? ऑफ कोर्स पहला काम तो एक्सक्यूट करना है ही। इसके अलावा डिफेंस का, सेना का प्रमुख भी होगा जो एग्जीक्यूटिव का हेड होगा। और क्या प्रमुख होगा? विदेशों से क्या संबंध होंगे, इस बारे में भी जो उनका एक्सक्यूट करना होगा, और कई बार तो शुरुआती निर्णय लेने होंगे, वो भी कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? आवाज मेरी आ रही है ना ठीक से? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स काम है एग्जीक्यूट एक्सक्यूट करना। इसीलिए मैंने कहा था सेपरेशन ऑफ पावर में, जो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि जब जुडिशरी एक्टिविज्म हो जाता, एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म की हम बात कर रहे हैं, उसकी निंदा इसी बात से की जाती है कि सर एक्सक्यूट करना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम है, नियम बनाना उतना मुश्किल नहीं है, और जुडिशरी भी उतनी मुश्किल नहीं है। पर इन दोनों काम से कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मुश्किल काम है एक्सक्यूट करना। आप भी तो समझ सकते हैं, एक सिंपल प्रिंसिपल आप भी बना सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर, बट उसका पालन जब आप करने आएंगे, तो रियल चैलेंज तो उसके उसके पालन करने में होती है। सच बात है ना भाई? कौन नहीं जानता कि भाई विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को पूरा किया जाए तो आप किसी भी प्रकार के परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थी पंच लक्षणम हम बचपन से हमें घरों में रटाया गया है उत्तर भारत में, तो हमें जो शिक्षा दी जाती है ना, मॉरल शिक्षा, वो तो कुछ गजब ज्यादा ही की दी पढ़ाया जाती है। जाता है ये वाला। हाँ, गजब की दी जाती है। ठीक है, और हम जब उसका पालन करने लगते हैं ठीक से, या कोशिश करते हैं, तो फिर ये भी सिखाया जाता है कि तुम प्रैक्टिकल नहीं हो। फिर हम प्रैक्टिकलिटी का मतलब समझ जाते हैं कि ओके, बोलना हमें भी यही है, और कोई तुमसे छोटा है या उसको भी समझाना यही है, करना फिर अलग हिसाब से है। ठीक है, ये फिर हम समझते हैं कि अच्छा अब बच्चा हमारा सयाना हो गया, है ना। जैसे हमें सिखाया जाए झूठ नहीं बोलना चाहिए, और पिता या कोई भी घर का कहे कि बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो बोल दो घर पे नहीं है, और वो बच्चा जाके बोल दे कि पापा ने कहा है कि वो घर पे नहीं है। अ, इत्तेफाक से यशु हमारी बात सुन रहे हैं और हंस रहे हैं। तो अब वो डांट खाएगा कि ऐसे तो नहीं बोलते, है ना। फिर वो समझ जाएगा कि अच्छा अच्छा, झूठ बोलना तो अच्छा नहीं है, बट आप समझ ही गए। फिर हम कहते हैं अच्छा अब बच्चा क्या हो गया है? सयाना हो गया है, होशियार हो गया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि एग्जीक्यूटिव एक्सक्यूट करना हमेशा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स वर्क है। और आधुनिक राज्य में, मॉडर्न स्टेट में, जो एग्जीक्यूटिव है उसका काम एडमिनिस्ट्रेटिव है, और क्या है? सैनिक है, यानी कि उसका काम डिफेंस से रिलेटेड है, सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करना होता है। और बहुत बार विधायी शक्ति का, यानी कि लेजिस्लेट पावर का भी इस्तेमाल करना होता है। कब करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन की पावर का, यानी कि कानून बनाने भी लगता है, तो क्या बोलते हैं उसको, उस कानून को?
हम लोग पढ़ चुके हैं ना आर्टिकल 13 जब मैं पढ़ा रहा था। ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस तो ऑर्डिनेंस के माध्यम, यस, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू भी वो क्या करता है, लेजिस्लेटिव शक्ति का इस्तेमाल करता है। और कई बार जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो जुडिशरी का भी काम करता है। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति क्षमा दान कर सकते हैं, किसी को माफ कर सकते हैं किसी भी केस में, चाहे वो छोटा सा पॉकेट मारी का केस हो, चाहे वो फांसी की सजा हो, उसमें वो कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, इवन कि उसको क्षमादान। और क्षमादान करने की सब शक्ति जो है वो एब्सोल्यूट पावर है। ऐसी पावर तो ईश्वर को भी नहीं है। मतलब अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर देते हैं तो ये माना जाएगा कि उसने वो अपराध किया ही नहीं, उसके कर्म फल भी समाप्त हो गए। जबकि आपको पता है भारतीय हिंदू परंपरा में कर्म फल की समाप्त तो ईश्वर भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये माफी की जो उसको ताकत दी गई है वो एब्सोल्यूट इनको ताकत दी गई है। तो इस तरह से हम कम से कम 4 वर्गों में बांट सकते हैं, जो कि शुरुआती टाइम में जब हमने स्टेट की परिकल्पना की थी, एरिस्टोटल के टाइम या उससे और पहले, उस समय इस तरह के भाव नहीं थे, क्योंकि राज्य के काम बहुत सीमित होते थे और एग्जीक्यूटिव का काम भी बहुत सीमित होता था। तो अब याद रखना है, आज के टाइम में, मॉडर्न इरा में, मॉडर्न एज में, मॉडर्न डेमोक्रेसी में, मॉडर्न स्टेट जो है उसमें जो एग्जीक्यूटिव है उसके काम कॉम्प्लेक्स हैं। उनको हम मोटे तौर पे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो काम जो प्रशासन से संबंधित हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड हैं, वो काम जो सैन्य शक्ति को लेकर हैं, डिफेंस से लेकर हैं। डिफेंस से लेकर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल उनको युद्ध का संचालन यानी कि वॉर स्टार्ट करना या एंड करना, इस तरह के जो नेगोशिएशंस हैं, ये सब कौन करता है? ये सब राष्ट्रपति या जो हेड ऑफ द स्टेट है वो करेगा, हेड ऑफ द जो एग्जीक्यूटिव है वो करेगा। और क्या करता है, बहुत बार विधायी शक्ति का, लेजिस्लेट पावर का भी इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ वो जुडिशियल पावर का भी इस्तेमाल करता है, रेयर केस में अपराधों से दोष मुक्ति देने का। और इसकी ये दोष मुक्ति मैंने बताया भारत का राष्ट्रपति के पास कैसी है, एब्सोल्यूट किस्म की है। एब्सोल्यूट किस्म का मतलब वो अगर क्षमा कर देते हैं तो ये माना जाएगा कि ये कृत्य हुआ ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी को फांसी की सजा हुई, और सजा इस आधार पे हुई कि उसने एक मर्डर किया था, जघन्य अपराध किया कोई, है ना, ब्रूटल कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, और सुप्रीम कोर्ट से उसको क्या मिल गया कि इसको फांसी मिलेगी, फांसी होगी। पर राष्ट्रपति अगर क्षमा कर देते हैं तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति के तहत ये माना जाएगा कि ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं था। हालांकि ये रेयरेस्ट पावर है इनकी, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए इसको ऐसे समझा रहा हूँ। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को सबको? यस सर। ओके, यस सर। सर तो ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट ने किसी को क्षमा कर दिया हो? हाँ, किया है। आप लोगों ने जो पहले रामायण आता था ना, उसमें एक हनुमान जी बने थे, दारा सिंह। दारा सिंह का नाम सुना होगा, नए बच्चों ने शायद ना भी सुना हो। जो रामायण सीरियल टीवी पे आता था उसमें एक हनुमान बने थे, दारा सिंह। तो दारा सिंह पर वो सिद्ध हो चुका था कि उन्होंने एक उनके उनके हाथ से उनकी पत्नी की हत्या हुई है ना, मर्डर हुआ है। और उनको राष्ट्रपति जो थे उस समय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्षमा दान कर दिया था। और ऐसे और भी कुछ हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में मान के चला जाएगा कि ये वाला कृत्य हुआ ही नहीं, मतलब इस ढंग से। तो उसके ऊपर कोई भी अब दूसरी निरयोग्यताएं लागू नहीं होंगी। कोई भी इस किसी भी वजह से उसको किसी भी काम के लिए इनएलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, यस सर। सर तो प्रेसिडेंट ये देखते नहीं है कि मतलब क्राइम कितना बड़ा है? क्यों नहीं देखते? सब देखते हैं। प्रेसिडेंट की ये रियल पावर नहीं है। जब सर उसका प्रूव ही हो गया था कि उसने मर्डर करा है, फिर भी प्रेसिडेंट ने उसे माफ कर दिया। हाँ, इसके इसके पीछे तर्क हैं कि ऐसी शक्ति दी ही क्यों गई है और कब इसका इस्तेमाल करना है पूरा।
जुडिशियस, पूरा बुद्धिमानी पूर्वक ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उनकी मनमानी शक्ति है ये, कि उनका उनका कोई उनके परिवार का कोई है और उनको पसंद करते हैं और उन्होंने उसको माफ कर दिया, ऐसा ऐसा नहीं होता। इसके पीछे आ, कुछ तर्क है। तो तर्क अभी कर लें या हम जब जुडिशियल पावर पढ़ेंगे प्रेसिडेंट का तब करें, बताओ। सर अभी बता दीजिए ये वाला तो। अच्छा, आप क्यूरियस हैं काफी ज्यादा, यस। तो अभी इसको रहने देते हैं। क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है जीवन में। ठीक है। ताकि वो याद रहे कि मुझे ये वाला सीखना है। ठीक है। सर ये बढ़िया था। क्योंकि सीखने का एक ही आधार है कि आप कितने उत्सुक हैं। तो और सिखाने का जो तरीका है, सिखाया जा ही नहीं सकता। एक ही चीज की जा सकती है कि उत्सुकता क्रिएट की जा सकती है। उत्सुकता होने के बाद आप सीख जाते हैं। तो मैं बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, और आपको खुद आप कहेंगे कि हाँ ये शक्ति होनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी सही पाया है, हर तरह से सबूत पाए हैं और फांसी दी है, फांसी देना आसान काम नहीं है, इसके बावजूद राष्ट्रपति को ये पावर मिलनी चाहिए, आप खुद कहेंगे। बट नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, एपिसोड आते हैं ना टीवी पे, तो नेक्स्ट। अभी हम जो मिले हैं वो खास पर्पस से मिले हैं। एक हम टेक्निकल चीज डिस्कस करने के लिए मिले हैं, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको समझने के लिए मिले हैं। तो मैं आपको ये पहले समझा दूं, फिर बातें करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आप किताब से समझ पाना आसान नहीं है, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, वरना जब तक समझ में ना आए तब तक आप पूछिएगा। ओके, डिस्प्ले हो गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का एक स्लाइड। यस सर। ओके, तो उसमें आप सामान्य बातें पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मुझे कुछ बताना नहीं है, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। और वो पॉइंट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पहले इसको समझते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इलेक्शन। हम इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो अब हम मोटे तौर पे दो तरह के रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। एक तो तरीका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, और एक है दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे हम समझें इस बात को, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? अनुपात। इसकी हिंदी भी क्या है? अनुपातिक। अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? इसको पहले एक सिंपल ढंग से समझें कि जो राष्ट्रपति चुना जाएगा ना, हो सकता है कि मैंने 100% उसको नहीं चाहा था, बट जो भी चुना गया है, जो भी चुना गया है उसमें किसी ना किसी अनुपात में वो मेरी चाहत थी कि वो ही बने। जैसे इसको ओवरऑल समझें पहले। जैसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का चुनाव करते हैं या एमएलए का चुनाव करते हैं, उसमें क्या है, मान लीजिए कि 10 कैंडिडेट खड़े हैं एमएलए के चुनाव के लिए, और आप किसी एक ही को वोट देते हैं। एक ही को वोट दे सकते हैं। तो मान लीजिए आपने ए पर्सन को वोट दिया एमएलए के चुनाव के लिए, और वो ए पर्सन को जिसको आपने वोट दिया है वो इलेक्शन हार गया, कोई दूसरा जीता, बी जीता। तो जितना ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी करके जो 10 लोगों को वोट कुछ ना कुछ लोगों ने तो दिया ही होगा, बट उसमें से सबसे ज्यादा वोट बी को आए और वो जीत गया। तो बी जीत गया, बाकी जो 9 कैंडिडेट रह गए, उनको जिन लोगों ने वोट दिया था, एक तरह से उनका वोट खराब गया। खराब गया का मतलब उनकी पसंद का रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मिला। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। मतलब मैं फिर से कह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने वोट दिया, और वोट हमें एक ही देना था और एक ही आदमी को देना था, जैसा कि हम एमएलए एमपी के चुनाव में करते हैं।
तो एमएलए का चुनाव लड़ा किसी ने, और जिसको मैंने वोट दिया वो हार गया। और ऐसे ही 10 लोग खड़े थे, उसमें से 9 लोग हार गए। 9 लोग तो हार ही जाएंगे, एक ही जीतेगा। तो आप देखेंगे कि उन 9 लोगों का के जो हारने वाले लोगों को, जिन लोगों ने वोट दिया, देखा जाए तो सच मायने में उनका रिप्रेजेंटेशन तो हुआ ही नहीं विधानसभा में, क्योंकि उनका कैंडिडेट तो जीता ही नहीं था, और जो जीता वो मेरी पसंद का नहीं था। ये समस्या आती है। इस समस्या प्रेसिडेंट के मामले में ना आए, क्योंकि प्रेसिडेंट सबकी पसंद का प्रेसिडेंट हो, 100% लोगों के पसंद का प्रेसिडेंट हो, इसकी कल्पना की गई। और इसके लिए ये पद्धति अपनाई गई जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब मैं चाहता तो था कि 100% बने ए पर्सन, बट बी जीता है, तो बी में भी मेरा रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे कम ही हो बट हो। मेरी नापसंद वाला आदमी बी नहीं होना चाहिए। 100% पसंद का नहीं है, हाँ 100% पसंद का तो नहीं है, तो क्या मैं उसको पसंद ही नहीं करता? 100% नापसंद करता हूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति। इसके लिए कोई पद्धति अपनाई जाए, और उस प्रक्रिया के तहत प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हमने अपनाया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि मान लो ए बी सी 3 कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं, मैं सबको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट दूंगा, और मुझे वोट सबको देना है, तो मेरा कोई फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। मान लो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बी है, बट मुझसे पूछा जाएगा कि सर ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका बी है, सेकंड प्रेफरेंस कौन होगा? बाय चांस बी ना जीत पाए, तो आपको क्या लगता है किसको हमें प्रेफरेंस देना चाहिए? आपका सेकंड प्रेफरेंस कौन होगा? तो उसमें मैंने कहा कि देखो, वैसे तो मैं चाहता तो हूँ कि बी जीते, बट बाय चांस बी नहीं जीत रहा हो, क्योंकि सारे फैसले मेरे हाथ में तो नहीं है, औरों की भी तो पसंद है, तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस जो है वो ए है। अब 3 कैंडिडेट खड़े हैं, तो मुझे ये भी पूछा जाएगा कि मान लीजिए सर कि ना बी जीता ना ए जीता, तो आपका थर्ड प्रेफरेंस कौन होगा? तो मैंने कहा कि ऑब्वियसली 3 ही बचे हैं, सी होगा थर्ड प्रेफरेंस। कहने का मतलब, इस पद्धति में जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हम हर किसी को अपना वोट प्रोपोर्शन में देते हैं, और उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस। हम प्रेफरेंस देते हैं कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, जितने भी खड़े हैं उनको हम प्रेफरेंस देते हैं। तो अब कोई भी कैंडिडेट जीतेगा तो वो मेरा चाहे फर्स्ट प्रेफरेंस ना भी हो, किसी ना किसी लेवल का प्रेफरेंस का व्यक्ति वो होगा, मेरी पसंद का ही व्यक्ति है, चाहे वो मेरी प्रथम प्राथमिकता नहीं थी तब भी। ये ज्यादा डेमोक्रेटिक या ज्यादा इंक्लूड करने वाला, इंक्लूसिव होगा। किसकी तुलना में? उसकी तुलना में कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया वो हार गया, बट मैं अब मेरा रिप्रेजेंटेशन वो कर रहा है जिसको जिसको मैं चाहता ही नहीं था, मेरी बिल्कुल चाहत नहीं थी उसको लेकर। तो अब ये प्रक्रिया हमने सब जगह क्यों नहीं इस्तेमाल कर ली? विधानसभा में और लोकसभा में हमने सामान्य रूप से क्यों नहीं की? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, और इसमें समय भी बहुत लगता है, और इसको प्रैक्टिकली हर लेवल पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कुछ एक लेवल पे ही किया जा सकता है। वहां वहां संविधान ने इस वाले फॉर्मूले को अपनाया है, और राष्ट्रपति इसके लिए सबसे बड़ी बात थी कि राष्ट्रपति कम से कम मेरी पसंद का होना चाहिए, मुझे रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, चाहे प्रपोर्शन में ही हो, क्योंकि लोकतंत्र में एक से ज्यादा लोग खड़े होंगे, और एक से ज्यादा लोग जीत तो सकते नहीं है, तो जीतेगा तो कोई एक ही, राष्ट्रपति तो कोई एक ही बनेगा, बट जो भी राष्ट्रपति बना है वो मेरा रिप्रेजेंटेटर हो, प्रपोर्शन में ही सही। क्या इतनी सामान्य बात समझ में आई सबके? जी सर कोई ये डाउट? हाँ सर, एक जैसे मान लीजिए आपने कहा 3 लोग खड़े हैं और जो वोट देने वाले हैं उनको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट देना है, तो सर ये प्रेफरेंस देना मैंडेटरी होता है क्या? अनिवार्य है, अनिवार्य है। अच्छा, आप यूपीएससी या सिविल सर्विस का जब एग्जाम भी भरेंगे, फॉर्म भरेंगे मेंस का, उसमें आपको सर्विस प्रेफरेंस देनी होती है। कि वैसे तो देखो, जो भी दे दोगे हम नौकरी कर ही लेंगे, वो तो एक अलग बात है, बट हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे कि हमें आप लेट से इंडियन फॉरेन सर्विस दे दीजिए, या इंडियन पुलिस सर्विस दे दीजिए।
तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन पुलिस सर्विस है, किसी की कुछ और हो सकती है ना। तो अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप सर्विस देंगे, और आपकी योग्यता और आपकी पसंद दोनों जहां मैच कर जाएंगे वो सर्विस आपको अलॉट कर दी जाएगी। तो अब ये माना जाएगा कि आप कम से कम ठीक है, आप जैसे कि आमतौर पे ट्रेंड चलता है इस समय, पिछले 10 साल से ट्रेंड, 15 साल से ट्रेंड चल रहा है आईएएस, है ना। एक जमाने में उससे पहले ट्रेंड था, बल्कि मेरे समय तक ट्रेंड था इंडियन फॉरेन सर्विस। फर्स्ट प्रेफरेंस लोग, और उसमें संख्या बहुत कम होती थी, 15 20 25 मैक्सिमम सीटें होती थी, और इंडियन फॉरेन सर्विस को लोग फर्स्ट प्रेफरेंस करते थे। कुछ एक लोग जो बहुत ही स्थायित्व चाहते थे, बहुत ही एक स्थिर जीवन चाहते थे, ज़्यादा आपाधापी नहीं, पब्लिक डीलिंग कम हो या लिमिटेड हो, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए भी प्रेफरेंस करते थे, वरना आमतौर पे इंडियन फॉरेन सर्विस। फिर एक ट्रेंड आया समय के साथ कि इंडियन पुलिस सर्विस, बच्चे मूवी देखते थे दबंग, और क्या बोलते हैं सिंघम, क्या है ना, सिम्भम और सिंघम, और इस टाइप के, तो लगता था कि यूनिफॉर्म जो सर्विस है जिसको हम पुलिस सर्विस कह सकते हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो एक समय की बात है। बट आप कोई भी जो 20 24 25 सर्विसेज हैं उसमें से आप सब पे प्रेफरेंस देते हैं, और आपकी कोई भी सर्विस मिलती है तो ये माना जाएगा कि ये आपकी प्रेफरेंस की ही सर्विस है, चाहे आपकी वो फर्स्ट प्रेफरेंस ना भी रही हो, क्योंकि सब लोग हो सकता है कि आईएएस ही चाहें आज की तारीख में, बट आपको अपनी योग्यता भी दूसरे की तुलना में सिद्ध करनी होगी, और आपकी योग्यता और आपकी पसंद दोनों जहां मैच कर जाएं वो सर्विस आपको अलॉट कर दी जाएगी, जो आपकी प्रेफरेंस की है, प्रोपोर्शनल प्रेफरेंस की ही है। सेम बात हम राष्ट्रपति के चुनाव के फॉर्मूले के तौर पे भी यूज करते हैं। सभी को क्लियर है? अच्छा, तो सारे ऑप्शन में देना होता है चॉइस? हाँ, सभी ऑप्शन में चॉइस देते हैं आप। ऐसा हो सकता है कि कोई ऑप्शन छोड़ दें? हाँ, ऐसा हो सकता है, हम एग्जाम में ऑप्शन छोड़ सकते हैं आप हैं, उसके लिए कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, बट एक प्रक्रिया ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा में भरें। आप छोड़ देते हैं तो फिर उनकी आपकी मर्जी पर है, कि इसका मतलब आप सबके लिए तैयार ही हैं एक तरह से, कि सामने वाले की मर्जी पे तैयार है कि मुझे दे दिया। जैसे कि अभी कार्डर का सिस्टम है, कार्डर वाला ऑप्शन आप यूपीएससी में छोड़ सकते हैं, उसका मतलब ये माना जाएगा कि आप कहीं भी जाने को तैयार हैं, आपके सारे प्रेफरेंस आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही है, ठीक है। बट राष्ट्रपति के चुनाव के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। आप यूपीएससी में अगर अपनी कार्डर का चुनाव नहीं करते तो ये माना जाएगा कि आप कहीं भी जाने के लिए उतने ही प्रेफरेंस में है जितना कहीं और दूसरे के लिए, ठीक है। बट कोई भेज रहा है, कोई डाल रहा है मेरा यूपी कार्डर या ये वाला क्षेत्र मुझे यूपी का फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो स्पष्ट रूप से अपनी बात कह रहा है, ठीक है। ओके, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैंने अभी संक्षेप में बताया आपको। दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब सिंगल का मतलब तो सिंगल है कि एक व्यक्ति एक वोट करेगा, ऐसा ही तो हम करते हैं विधानसभा के चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी, एक व्यक्ति एक वोट करेगा। उसकी वैल्यू अलग अलग है, विधानसभा में एक वोट की वैल्यू एक है, राष्ट्रपति के मामले में वैल्यू का फर्क है, आप कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति एक वोट करेगा, सिंगल वोट करेगा। बट अगला शब्द क्या है? ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। एकल संक्रमणीय मत, संक्रमण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है, संक्रमित हो रहा है ना। संक्रमित जैसे कि इस समय संक्रामक रोग हैं बहुत सारे, संक्रामक रोग का मतलब जो ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब जो ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर कैसे होगा? पहले वाली बात को याद कीजिए, प्रपोर्शन हमने अपनी पसंद दी थी। मेरा कैंडिडेट अगर जैसे कि माना गया कि 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा अगर उसको वोट नहीं मिले हैं, ठीक है, तो वो जीतेगा तो है नहीं मेरा वाला कैंडिडेट, तो मेरे वोट विधानसभा की तरफ जाया बेकार ना जाएं, मेरी जो सेकंड प्रेफरेंस है उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, जो सेकंड जीतने वाला था। तो ये क्या है? मैंने वोट तो सिंगल ही किया है, ठीक है,
बट मेरा वोट ट्रांसफरेबल है, वो व्यक्ति विशेष के लिए केवल नहीं है कि वहीं पर आके उसका वो समाप्त हो जाएगा, जैसा कि विधानसभा में होता है। विधानसभा के चुनाव में आपने वोट किया ए पर्सन को, तो केवल ए को किया है, बाकी को नहीं किया। ठीक है, तो ए नहीं जीता, बात खत्म हो गई, आपके वोट एक तरह से देखा जाए तो आपका वोट जाया हो गया, बर्बाद हो गया, उसकी कोई अब वैल्यू नहीं रही क्योंकि वो कैंडिडेट जीता ही नहीं। इस वाले केस में क्या है, इसमें भी आपने सिंगल वोट किया, हाँ सिंगल वोट किया, बट वो ट्रांसफर हो जाएगा किससे किस तक, बिल्कुल फिसड्डी कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट की तरफ। तो फिसड्डी कैंडिडेट बिल्कुल जीत गया, हार गया है, बिल्कुल ठीक है, बट आपका रिप्रेजेंटेटर अब सेकंड प्रेफरेंस वाला हो गया है। मान लीजिए वो भी हार गया, उसको भी एक निश्चित वोट नहीं मिल पाए, तो थर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक एक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में जीत नहीं जाता, या वो जो बाउंड्री है उसको पार नहीं कर लेता 50+1 वोट की। तो मैं फिर से इसको समझा रहा हूं। शब्द क्या है, शब्द है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब इट इज नॉट ए 100% रिप्रेजेंटेशन, इट्स ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और प्रोपोर्शन को हम इंटरप्रेट करें तो क्या होता है, हम प्रेफरेंस बेस है, मुझे सारे कैंडिडेट पसंद हैं क्योंकि क्योंकि पहली बात तो बहुत संख्या होती नहीं है ना, बहुत कम संख्या में राष्ट्रपति के चुनाव में के लिए एलिजिबल लोग होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि भीड़ है, जैसे कि हम देखें विधानसभा में तो कई बार कई जगह 27, 28 और कई दर्जन लोग खड़े हो जाते हैं विधानसभा के चुनाव के लिए। इतनी सारी पार्टी हैं, फिर आप निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं। बट राष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा कि लगभग 100 लोग आपको आगे बढ़ा रहे हों जो आपके इलेक्टोरल कॉलेज में हों, तो संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो मान लीजिए 3-4 लोग हैं, और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक प्रेफरेंस में वो व्यक्ति क्लियर कट ना जीत जाए। इसके पीछे की मंशा मैंने आपको समझाया। इसके पीछे का मंशा ये है कि जो भी राष्ट्रपति चुना गया है वो सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी ना किसी अंश में। कुछ लोगों को 100% कर रहा होगा, ज्यादातर लोगों को 100% कर रहा होगा, बट जिनको 100% नहीं भी कर रहा है, और 4 कैंडिडेट खड़े थे, तो कम से कम 25% तो वो उनको रिप्रेजेंट कर ही रहा है। वो मेरी पसंद थी ही, 25% तो मैंने उसको दिया ही था अगर 4 कैंडिडेट हैं तो। क्या इतनी बात जो कि मैंने अभी समझाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? फिर हम आगे बढ़ें। सर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो जो भी व्यक्ति वोट कर रहा है वो वोट पे उन मतलब मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, तीनों का नाम लिख के देगा अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में। यस, तो वो रेफरेंस में लिखेगा कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस। ठीक है जी। और मैंने ये प्रोपोर्शनल बता ही दिया आपको। सिंगल बताया है कि वोट तो एक ही करना है, वोट एक से ज्यादा नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोकसभा या विधानसभा में करते हैं। बट हमारा वोट ट्रांसफरेबल नहीं होता लोकसभा विधानसभा में, ये ट्रांसफर होता रहेगा, क्योंकि ये दोनों मिला के, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। प्रोपोर्शनल और ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर होगा तभी वो प्रोपोर्शन में आएगा। और सीक्रेट तो मैंने बता दिया, गुप्त मतदान होता है ताकि किसी तरह का पक्षपात बाद में जो भी व्यक्ति चुना गया है उससे वो किसी के साथ पक्षपात करे, इसकी संभावना खत्म हो जाए, ताकि सीक्रेट हो कि पता ना चले कि किसने वोट किया नहीं किया। ठीक है सर एक मुझे प्रेफरेंस वाला समझना था सर। जैसे 3 कैंडिडेट है ए बी सी, मैंने प्रेफरेंस दी है ए बी सी ही, मैंने अपनी प्रेफरेंस दी है, ए सबसे ऊपर, बी उसके सी उसके बाद। तो अगर ए जो है उसको निर्धारित मत, या जैसे आपने कहा 50% जो है अगर वो नहीं मिलते हैं, तो जो
मेरा जो वोट होगा वो किसको जाएगा? वो सेकंड को। बी के साथ चला जाएगा। हाँ, बी के साथ चला जाएगा। मतलब एक तरीके और से बी आप भी ये नहीं कह रहे जीता हैं कि तो सी के साथ चला जाएगा। हाँ, अच्छा, मतलब सर ये हो रहा है कि ये मान लिया जाएगा कि मेरा वोट जो था वो ए की बजाय अब मैंने वोट बी को कर दिया है, हाँ, और अगर बी भी हार गया तो अब मेरा वोट सी को है। हाँ, सही समझा आपने। ठीक है, ठीक है सर। नहीं ठीक ही है, मतलब ठीक होना मैं चाहिए 100%। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा ठीक है, अच्छा आवाज नहीं आई, ठीक है, ओके। मतलब इसमें प्रोपोर्शनल ठीक नहीं होना है, इसमें 100% ठीक होना है लोकसभा की तरह। अ, हाँ, सर जैसे जब वो ट्रांसफर हो रहा है जैसे नीचे से ऊपर की तरफ, हाँ, तो जैसे सपोज करिए कि 4 कैंडिडेट खड़े हैं, है ना, 4 में से लास्ट प्रेफरेंस एक को मिल रहा है ना, तो वो मतलब वो किस कंडीशन पे जाके मतलब जिसकी एलिजिबिलिटी कैंसिल होगी कि हाँ अब ये नहीं बन सकता है? देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उतना जानने की जरूरत हमें है नहीं, बट मैं आपको संक्षेप में फिर भी समझा देता हूँ। मान लो 4 कैंडिडेट खड़े हैं, उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस वाला सबसे जो सबसे फिसड्डी है वो है मान लो डी। फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे कम उसको मिले हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि डी को बाकी लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, ठीक है, वो अब डी तो जीतेगा नहीं, डी तो अब दौड़ में है नहीं, क्योंकि सबसे कम प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस डी को ही मिला है, ठीक है। और डी को जो वोट दिए गए थे जिन लोगों ने, उनके नेक्स्ट प्रेफरेंस लेवल पर जाके उस वोट को डिवाइड कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा सब में? हाँ, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको पॉलिटिकल साइंस में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर इसको, हमारे संविधान को जहां तक पढ़ने की बात है, उसमें इतना समझना पर्याप्त है कि इसका पर्पस क्या है। पर्पस है कि हमारा जो भी प्रेसिडेंट चुना जा रहा है, या जिस भी इस पद्धति से जो भी हम चुन रहे हैं, वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा हो और मेरा वोट खराब ना जाए। खराब जाने का मतलब कैंडिडेट हार गया तो खराब जाने वाली बात, जैसे कि हम इलेक्शन में कहते भी है ना, कैंपेन का तरीका भी होता है विधानसभा या लोकसभा में, कि अरे सर आप इसको वोट दे रहे हैं ना, आपका वोट खराब जाएगा क्योंकि जीतना है नहीं, जीतने वाले कैंडिडेट को दीजिए आप, ऐसा कहते हैं ना। हाँ हाँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन इसी के साथ और बस छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ। तो सपोज करिए 4 लोग खड़े हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, हम्म। और 25-25% सबको मिल जाता है प्रेफरेंस ए, अच्छा, उस कंडीशन में क्या होगा? मतलब 25% क्या मिल जाता मतलब है? जब जैसे आपने बोला 50 इलेक्टर शैल बी, मतलब जो भी है, मतलब जो आपने इलेक्टोरल हाउस बनाया है, हाँ, उसमें फॉर एग्जांपल 400 लोग आ रहे हैं, आप ठीक है। जस्ट गिविंग एग्जांपल, अब हम्म। 400 लोगों ने वोट किया, 400 हम्म। में 100 लोगों ने हम्म। सबको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया है, हाँ, तो मतलब कि तो सबके कोई पास बात नहीं, 25% का फर्स्ट सबके प्रेफरेंस पास होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस सबके पास आ गया है, ठीक है। हम्म, तो क्या 400 लोग सेकंड प्रेफरेंस भी सबको बराबर देंगे? नहीं प्रैक्टिकली इसकी संभावना नहीं संभव नहीं 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 है ना। नहीं नहीं। हाँ। ना ही थर्ड देंगे ना फोर्थ देंगे। तो हम हम्म, सेकंड राउंड में जाएंगे। फर्स्ट राउंड में देखा जाता है कि सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिले हैं, और जिसको मिले हैं क्या वो 50% को पार कर गया है। ओके। तो अगर पार कर गया है, बाकी का काउंट करने, बाकी को झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी ऐसा कर गया है, क्योंकि 50% से ऊपर एक से ज्यादा लोग तो करेंगे नहीं, आप समझ ही रहे हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वही कह रहा हूं कि हम बहुत इसके कैलकुलेशन में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हम इसको इस तरह से समझें कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं जीत जाता, ठीक है। अब वो 50% प्लस है एलिजिबिलिटी? हाँ, ठीक। अगर वैसे तो जानने की एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है, बट इसको हम लोग किसी अलग से क्लास में पढ़ सकते हैं। एक मैथमेटिकल ये एक फॉर्मूला है, ठीक है।
और इससे इस फार्मूले पर ये तय होता है। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे आपने कहा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि सबको बराबर फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर। ऐसा हो सकता है, ऐसा रेयर है पर हो सकता है। तो उसमें हम सेकंड पे कैसे जाएंगे, थर्ड राउंड कैसे जाएंगे, फोर्थ राउंड कैसे जाएंगे, बट वही बात है, उतने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की यहाँ जरूरत है नहीं। इसीलिए तो हमने ज्यादातर इलेक्शन कैसे रखे, सिंगल वोट, वन मैन वन वोट, दैट्स इट। और उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, ध्यान से सुने, दो सिस्टम हो गए, एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, दूसरा क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट। हिंदी इसकी बहुत सुहानी है, बहुत सुंदर है। पहले खंभा छूने का नियम क्या है, ये आप लोग रिपीट करें, तब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। पहले खंभा छूने का नियम, फर्स्ट पास द पोस्ट। दौड़ है, एक सिंपल, बिल्कुल दौड़। तो लोग दौड़ रहे हैं, एक जगह बनाई, यहां से स्टार्ट करना है, और एक खंभा है सामने बिजली का, या बिजली का तो ठीक नहीं है, कुछ भी खंभा है। बच्चों को ये कहा जा रहा है कि जो सबसे पहले खंभा छू लेगा वो जीत जाएगा, और बाकी जितने लोग भी दौड़ में सब हार जाएंगे। ये है पहले खंभा छूने का नियम। ये किन इलेक्शन में हम करते हैं, लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन में करते हैं, कि जिसने पहले खंभा छू लिया, जो सबसे ज्यादा, चाहे एक नंबर, एक वोट ज्यादा लेके आया है वो, और मान लो 5 लाख वोट पड़े हैं, उसमें एक वोट ज्यादा पड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक वोट से जीतना। बट जीता हुआ किसको माना जाएगा, वही व्यक्ति को जिसको चाहे एक ही वोट ज्यादा हो पर ज्यादा वोट पड़े। ठीक बात है, और बाकी सारे के सारे हार जाएंगे। ठीक है, ये बड़ा आसान है। अरे रुक तो जाओ, ये बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना भी, और बहुत सहज है समझना भी। इसीलिए हमने अपने जो आम चुनाव, इसको हम आम चुनाव बोलते हैं। आम चुनाव किसको बोलते हैं, लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव बोलते हैं, जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या पार्टिसिपेट करती है। उसमें सिंपल हमने किया कि चाहे भैया एक ही वोट ज्यादा मिला हो, जिसको भी ज्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। दूसरा आदमी ये नहीं कह सकता कि सर मुझे तो मुझे मान लीजिए किसी को मिले हैं 5 लाख एक वोट और किसी को 5 लाख वोट मिले हैं, तो जो 5 लाख वोट वाला ये नहीं कह सकता कि सर इसके खाली एक ही तो ज्यादा है। ठीक है, वो ये नहीं कह सकता, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है नियम का। हाँ, अब बोलिए सर। ये जो वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में एक बार पूछना था कि सर हम लोग वरीयता में वोट देते हैं, मतलब 1 2 3 4 अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, तो क्या ये भी पॉसिबल है क्या कि कोई बस सिंगल एक प्रेफरेंस डाला और बाकी का प्रेफरेंस नहीं डाला? नहीं, इलेक्शन में ये संभव नहीं है। नहीं, क्योंकि तो सर ये तो गोपनीय मतदान होता है, तो अगर लोगों ने डाल दिया एक एक बस और किसी को नहीं डाला, तो गोपनीय मतदान में भी तो इनवैलिड वोट होता है, तो उसमें भी इनवैलिड वोट होगा। अच्छा, इनवैलिड हो जाएगा ना वो? हाँ बिल्कुल, ठीक। भाई सामान्य नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा ना, किसी भी, आप किसी भी काम में हैं तो जनरल नियम का पालन करना पड़ेगा। जनरल नियम ये है कि आपको कहा गया है कि सबको प्रेफरेंशियल वोट देना है, नहीं देते तो वोट काउंट ही नहीं हुआ वो। ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं सर। जैसे पहले ना मजाक में ऐसा बहुत होता था कि भाई कई कैंडिडेट आए हैं, बीजेपी का भी आया है, सपा का भी आया है, भाजपा का भी आया है, तो कोई बुजुर्ग लोग कहते थे कि भैया देखो हम किसी को नाराज नहीं करते। हम गए पहले जब बैलेट पेपर पे मोहर लगाना होता था, तो कई बुजुर्ग कहते थे, और कई लोगों ने मैंने सुना है पहले जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी वोटिंग की, कि हम ना भैया झमन लाल को भी वोट कराए हैं और चमन लाल को भी वोट कराए हैं। आप समझ गए, वोट एक्चुअल में किसको मिला है, झमन लाल को चमन लाल दोनों को वोट कर दिया है, तो वोट किसको मिला बताओ? तो किसी को नहीं, इनवैलिड हो गया है। ठीक है, बट हमारे भोले भाले कई बार लोग होते हैं, उनको लगता है कि भाई हम किसी को नाखुश क्यों करें, वो भी पैर छू के गया है, ये भी पैर छू के गया है। ठीक है, तो हमने दोनों को कर दिया, तो दोनों को नहीं किया, वो वोट ही काउंट नहीं हुआ। ठीक है, और हम अपने इलेक्टोरल कॉलेज को एजुकेट करते हैं, इसके लिए ट्रेन करते हैं कि कैसे करना है आपको। ठीक है ना, जब पहली बार, वैसे तो हर बार
पर जब पहली बार कोई एमपी या एमएलए बनता है तो उसके लिए जो सेक्रेटरीट है वो पूरा एक ट्रेनिंग कैंपेन चलाता है कि सर आपकी क्या क्या आपको जानकारी दे दें। इलेक्शन तो जीत गए आप कुछ भी करके, बहुत सारी तरीकों से जीते हैं आप, लेकिन अब इस प्रक्रिया को कैसे करना है इसके लिए उनको ट्रेन किया जाता है हर बार, हर असेंबली में, हर लोकसभा में। और खास तौर पे उन लोगों से उम्मीद की जाती है जो पहली बार आए हैं, हालांकि वो सबके लिए होती है। ठीक है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन ही पूछना है इलेक्शन लोकसभा में या विधानसभा में, तो क्वेश्चन पूछने की एक प्रक्रिया है ना। वो उज्जड़पन से या लठैतीपन से नहीं पूछ सकते, जैसा कि कई बार टीवी में जो प्रसारण होता है उसमें दिखाई देता है। एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में आप असिस्टेंस ले सकते हैं अपने, जो आपको उस प्रक्रिया के लिए जो जिम्मेदार हैं लोग, उनसे लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछना भी एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया है ना। आपका क्वेश्चन डिसाइड करता है आने वाले उस पूरे के पूरे सभा को, कि आप कितने गहरे और क्वेश्चन पूछते हैं, कितने संगर्भित क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस है, इसके लिए ट्रेन किया जाता है, इसी तरह इलेक्शन के लिए ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग ये? सर हाँ, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, इसमें जो 4 डिवाइड किया है, 4 सेक्शंस में हमने डिफरेंट डिफरेंट एमपीज लिए हैं, इलेक्टेड एमपीज। हाँ, ये सर काउंट कितना हो सकता है, कितना जा सकता है सर ये काउंट? बताते हैं। कि वो सर तो मैं एक सेकंड, ये, हाँ ये तो मैं ये हमें सर, समझ गया, ये तो हाँ सेकंड क्वेश्चन है। अभी खाली ये जो इस बिंदु को एक एक करके समझते हैं। ये बिंदु सबको क्लियर है? यस सर, ये क्लियर है। सभी Yes, को आगे बढ़े। यस चलो, सर। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, एमएलएज और कुछ यूटीज, 2 यूटीज भी शामिल हैं, जहां पे विधानसभा है, और इन्हीं जगह विधानसभा है। आने वाले समय में हो सकता है जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनाने की बात है, बट अभी नहीं है। तो केवल यहीं पे विधानसभा है। जब विधानसभा है तभी तो इलेक्टेड मेंबर होने या ना होने की का प्रश्न उठता है। तो यही है, तो हम फिर यहाँ की बात करते हैं। तो इसमें क्या प्रत्येक वोट, जो एक वोट किया जा रहा है, उसकी वैल्यू बराबर है या बराबर नहीं है? जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, उसका उत्तर आता है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलएज एंड एमपीज। ठीक है, पढ़ो, इसको पढ़ो, पहले सारा पढ़ लो, फिर मैं एक एक करके समझाता हूं। पढ़िए। Value of vote of an MLA and MP. Value of vote of each MLA is equal to total population of a state divided by elected MLAs in assembly multiplied by 1000. हाँ, आपको इसको ऐसे ही याद कर लेना है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट आगे पढ़िए, तीनों पॉइंट पढ़ लीजिए। Value of vote of each MP is equal to total values of votes of all MLAs of all states divided by total number of elected MPs. Therefore, value of vote of an MLA is not equal to value of vote of an MP. Means value of vote of all MLA is equal to value of vote of all MPs. Yes. तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट है नहीं। अभी आप लोग 2 मिनट में समझ जाएंगे। पहले वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए। एक एमएलए की वोट की क्या वैल्यू है, वो डिपेंड करेगा कि वो किस स्टेट से आता है, उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है। तो हमें पता ही होता है पॉपुलेशन, हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन की गणना होती है। तो हमें पता है, मान लो उत्तर प्रदेश का हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि इस इलेक्शन में पता चला कि 20 करोड़ की जनसंख्या है। ठीक है, और ये जो 20 करोड़ है जनसंख्या, इसमें ध्यान दें आप लोग, ऐसा नहीं कि सारे के सारे वोटर वाले 20 करोड़ हैं।
भाई वोट डालने के लिए हमारे यहाँ 18 साल की मिनिमम एज है, तो इसमें 18 साल से कम के बहुत सारे लोग होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हम वोट डालने की ताकत रखने वाले पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि जिन्होंने एमएलए को चुनने की, जैसे एमएलए की हम देख रहे हैं, तो एमएलए को भी वोट देने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18। हम उसकी कुछ बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है। तो हमने देखा कि 20 करोड़ पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, हम बात कर रहे हैं। असेंबली में कितने मेंबर हैं, एमएलएज हैं, है ना? तो मान लो लेट से 400 है एमएलएज, टोटल एमएलएज जो हैं, इलेक्टेड एमएलएज की संख्या 400 है। ठीक है, इंटू 1000 कर देंगे, जो भी आएगा रिजल्ट। आपको कभी भी कोई इक्वेशन कंप्लीट करके नहीं देना है आपको, मतलब ऐसा नहीं कि कोई वो बताएंगे कि एक एमएलए की, उत्तर प्रदेश के एमएलए की कितनी वैल्यू होगी। आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है। आपको एक्चुअल में वैल्यू निकालने के लिए एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि उत्तर प्रदेश की या महाराष्ट्र की एक एमएलए की वैल्यू निकालिए, कोई मैथ का एग्जाम नहीं है ये। आपको खाली किस फॉर्मूले से निकाला जाता है ये लाइन याद रखनी है। और कई बार पूछा जाता है, कभी 1000 को 100 कर देते हैं, कभी यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ा देते हैं, और आपको चुनना होता है कि कौन सा सही ऑप्शन है। या यहाँ पे लिख देते हैं ऑल एमएलएज लिख देते हैं इलेक्टेड की जगह, या एमएलए की जगह एमएलसी कर दिया। मतलब बहुत तरह से इसको बनाया बिगाड़ा जा सकता है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसकी रियल वैल्यू कभी भी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, एक फॉर्मूला है। इस तरह से हम एक एमएलए की वैल्यू, ईच एमएलए की वैल्यू निकालते हैं, जो कि अलग अलग हो सकती है प्रदेश के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ की वैल्यू कुछ और हो सकती है, गोवा की कुछ और हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। जी। सेकंड है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं तो हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों कह रहे हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये अलग बात है कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर की बात कर रहे हैं, पर एमपी अपने आप में दोनों को लेके चल रहा है। यानी कि जब भी हम कह रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, दोनों ही के मेंबर हो सकते हैं। तो हम निकालते हैं एमपी का टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट ऑब्लिक टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। तो बहुत ही आसान है, हमने पहले फॉर्मूले से एक एमएलए की वैल्यू निकाल दी, और मान लो हमारे यहाँ 28 या 29 स्टेट हैं, हमने 28, 29 या 30 जो भी है सारे एमएलए को की संख्या जोड़ ली, तो क्या आ गया? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट। इनको इनटू कर दिया। मान लो 30 स्टेट हैं, ठीक है, और टोटल एमएलए मान लीजिए कि 5000 हो गए। ठीक है, टोटल एमएलए 5000 हो गए। एक एक एमएलए की हमें वैल्यू मालूम है, वो हमने पहले लेवल पे काउंट किया है ना, और उसको 30 से इनटू कर दिया। तो हमारा ये वाला पहला वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, है ना। पहले फॉर्मूले पे ही तो ये वाला लाइन आधारित है कि हमें टोटल स्टेट पता ही है, टोटल एमएलएज की वैल्यू देख ली, है ना। एक एमएलए की वैल्यू हमें पता ही चल गई, इनटू एमएलए की जो संख्या है उससे उसको इनटू कर दिया। इस तरह से हमें निकल गया टोटल वैल्यू ऑफ, तो है ना, ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट। और फिर तो काम बहुत ही आसान हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज मान लो इस समय लोकसभा में टोटल जो नंबर है एमएलए एमपीज का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो लोकसभा और राज्यसभा मिला के लेट से कि 700 है। ठीक है, 700 से इसको डिवाइड कर दिया,
इस तरह से क्या होगा, इस तरह से थर्ड पॉइंट होगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ एमपी। वैल्यू ऑफ एमपी का और एमएलए का की वैल्यू अलग अलग है। क्यों? एमएलए कम रिप्रेजेंटेशन देता है पॉपुलेशन का, एमपी ज्यादा देता है। जैसे कि हम देखें, गाजियाबाद का एक एमपी है बट एमएलए तो कई है। क्यों? एमएलए का रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन वाइज छोटा है, एमपी का बड़ा है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? ये थर्ड पॉइंट समझ में आ रहा है सबके? यस सर। इसके पीछे रीजन क्या है? एमएलए की संख्या ज्यादा है। क्यों संख्या ज्यादा है? क्योंकि वो कम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप जिस भी जिले से आते हैं आप देखेंगे कि आपके जिले में एक से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र होगा, एक से ज्यादा विधानसभा एमएलए चुने जाते होंगे। बट एमपी उससे कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम खाली लोकसभा की भी बात करें तो। बट हम एक एमपी और एक एमएलए की तो बात कर रहे हैं कि अलग अलग है। बट अगर ये क्वेश्चन, ये संविधान में नहीं दिया हुआ है, ये इंटरप्रेट किया गया है कि ऑल एमएलए इक्वल टू ऑल एमपीज, ये बराबर होगा। एक एमएलए तो कम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी वोट की वैल्यू कम है, बट सारे एमएलए को मिला दें तो सारे एमपी की वैल्यू के बराबर हो जाता है इस फॉर्मूले के तहत। आपसे पूछा क्या जाएगा? सीधे फॉर्मूला पूछा जाएगा और उसके अंदर प्री में कुछ संख्या में या शब्दों में गड़बड़ी की जाएगी। आपको सही आंसर चुनना होगा। खाली समझाने के लिए मैंने इतना आपको बोला है, आपको कहीं भी कैलकुलेट नहीं करना है, आपको कोई न्यूमेरिक आंसर नहीं देना है, आपको उसकी थ्योरी देनी है ना, उसके पीछे सिद्धांत देना है, ना कि आपको मैथमेटिक्स हल करना है। पूछो, कुछ पूछना है तो। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है। अरे वाह, तो सबसे टेक्निकल दो बातें हमने जान ली। पहला, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दूसरा ये, तो इसमें भी मैंने कहा आपको सिंपली फॉर्मूला एज इट इज लिख लेना है 2-4 बार, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं और एग्जाम में आप घर आके आपको याद आ जाता है। या आप आजकल तो आपको पता है पेन से भरना होता है, जो गोले भरने होते हैं पेन से भरने होते हैं, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते चाह के भी। आप दूसरा गोला भी भर देंगे उस क्वेश्चन का तो वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग हो सकती है ना। तो नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे, इसलिए आप क्या करेंगे, बहुत सोच समझ के वो जो आप ब्लैक करते हैं सर्किल को उसको करेंगे। ठीक है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका दिमाग बिल्कुल स्पष्ट हो, कहीं कंफ्यूजन ना हो। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, हालांकि अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है बट बन सकता है, लिखा जा सकता है कि एलिजिबल वोटर पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, है ना, इस तरह का कुछ भी। तो मैंने आपको समझा ही दिया है। आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी समझना जरूरी है, जो आ चुके हैं वो तो ठीक है, बट हमें तो आगे पेपर देना है ना, हमें पिछले साल का पेपर तो देना नहीं है एग्जाम में। तो उसको देखते हुए आपको थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना है, उसमें ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है। बाकी ये तो बड़ा ही आसान है ना, कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज एंड ऑल स्टेट्स, और उसको भाग कर देंगे टोटल एमपी की संख्या। और एमपी जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर को जोड़ के बोल रहा हूँ। और इसी फार्मूले में बिल्कुल स्पष्ट है कि एमएलए क्योंकि संख्या में ज़्यादा होते हैं और क्योंकि इनकी कम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कंपेयर टू एमपी, तो एमपी की वोट की वैल्यू ज़्यादा है ऑफ कोर्स। पर एक एमपी और एक एमएलए की तुलना की जा रही है इस वाले में। बट अगर हम सारे एमपी और सारे एमएलए की तुलना करें तो उनकी वोट की वैल्यू को बराबर कर दिया जाता है इस फार्मूले के तहत। ओके, ये हम पढ़ ही चुके हैं। हाँ बोलो। क्वेश्चन था उससे पीछे स्लाइड करेंगे पीछे। सर ये वैल्यू निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ी सर?
मतलब अगर 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 हम इस कैलकुलेशन को देखें तो सर अननेसेसरी जो काउंट है सर वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, मतलब लाख्स में सर काउंट जा रहा है, थाउजेंड्स में सर। सिंपल सिंपल जो जितने जितने लोग हैं, जितने व्यक्ति हैं सर, उन्हीं की प्रेफरेंस ले लेते हैं। मतलब ये क्यों वैल्यू और इतना सारा ये प्रपंच सर किया, लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला बताओ? ये सर बराबर हैं दोनों के वैल्यू। बराबर कैसे हुए? बात समझिए। टोटल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ है और कहीं की खाली 1 करोड़ है किसी प्रदेश की। ठीक है, 20 करोड़ को रिप्रेजेंट करने वालों की संख्या फिर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोग विधानसभा की सीटें ज्यादा हैं। कुल मिला के आप देखेंगे कि अगर हम ऐसे देखें कि 1000 जनसंख्या पर कितने एमएलए हैं, तो पूरे भारत में उनकी संख्या इक्वल होगी। अब बात समझें, हमारे यहाँ राज्यों की संख्या अलग अलग, राज्यों में पॉपुलेशन अलग अलग है। पॉपुलेशन अलग अलग है तो एक फार्मूले के तहत आना चाहिए था। मैं खाली समझाने के लिए कह रहा हूं कि 1000 पॉपुलेशन पर 1 एमएलए है पूरे भारत में। ये प्रूव होना बहुत जरूरी था, क्योंकि सब जगह की पॉपुलेशन अलग है और हमने राज्य बराबर बराबर पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बनाया है। पर हमने कोशिश की थी इस वाले पॉइंट पर, कहाँ गया, हमने कोशिश की थी इस वाले पॉइंट पर कि हाँ, ये वाला पॉइंट जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। क्या पढ़ा, एक बार पढ़ो इसको, आप ही बोल के पढ़िए इसे। The Constitution provides that there shall be uniformity in the scale of representation of different states, as well as अलग अलग स्टेट का रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म क्यों नहीं होगा? नहीं होता क्योंकि पॉपुलेशन अलग अलग है और उनकी एमपी एमएलए की संख्या अलग अलग है। ठीक है, और क्यों अलग अलग है? क्योंकि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते कि गोवा को भी हम 80 सीट दे दें लोकसभा की और यूपी को भी दे दें, ये संभव ही नहीं है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ जो पीपल हैं उनका रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म हो जाए पूरे भारत में, इसके लिए फॉर्मूला बनाया है। तो किसी स्टेट को ये ना लगे कि क्योंकि हमारी संख्या कम है, जनसंख्या कम है, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है राष्ट्रपति को बनाने में या लोकसभा में या कहीं पे भी इतनी इंपॉर्टेंट जगहों पर कम है। तो हम कहेंगे कि सर सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके 20 करोड़ लोग हैं। हमने तो एक वोट का मतलब, एक एमएलए का वोट का मतलब 1000 जनसंख्या रखा है। तो आपके यहाँ 1000, खाली समझाने के लिए कह रहा हूँ, 1000 है तो आपके यहाँ पे मान लो 10,000 है जनसंख्या, तो आप 10 एमएलए की वोट की वैल्यू है। चाहे आपके यहाँ इतने एमएलए हों या ना हो, कहीं ज्यादा भी होंगे तब भी फॉर्मूले में आ जाएगा जनसंख्या से। हम देखो फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं, हम जनसंख्या को भाग दे रहे हैं वहां के असेंबली नंबर से और उसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जो संख्या आएगी, जो रिप्रेजेंटेशन आएगा, वो पूरे भारत में सारे एमएलए के लिए बराबर आ जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रदेश की क्यों ना हो। तो इसका सारा, इसकी कारस्तानी इतनी सारी क्योंकि जो आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ताकि ये बात आ जाए, यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट का मतलब डिफरेंट पॉपुलेटेड स्टेट, एज वेल एज, आगे पढ़ो, as well as parity between the states as a whole and the union at the election of the president. तो एक पैरिटी हो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में और यूनियन के बीच में। यूनियन से क्या मतलब है, एमपीज। स्टेट से क्या मतलब है, एमएलएज। तो कहीं पे जनसंख्या कम है, कहीं पर ज्यादा है एमएलएज एमपीज की। पर अगर आप टोटल एमएलएज देखें और टोटल वोट देखें एमपीज के, तो दोनों वोट आप इस फॉर्मूले में आएंगे तो बराबर हो जाते हैं। और इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सिक्किम की जनसंख्या बिहार से या उत्तर प्रदेश से बहुत कम है, होने दो, रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू बराबर है। तो उसको हमने वैल्यू निकाला, संख्या नहीं निकाली कि एमपी और एमएलए जोड़ो सिक्किम के और यूपी के। ऐसे तो खाली यूपी डोमिनेंट होता और दूसरे राज्य भी खाली जनसंख्या बढ़ाने पे कोशिश करते। हमने 1970 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम बनाए
उस प्रोग्राम में साउथ के जो स्टेट हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कंपेयर टू नॉर्थ के स्टेट, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, तो जिसने जनसंख्या नियंत्रण की, मान लीजिए केरल, और जनसंख्या ही आधार बना दिया जाए उनके रिप्रेजेंटेशन का, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक तरह से वो पनिश हो जाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण करके वो पनिश हो जाएंगे। इन सब की वजह से हमने नंबर नहीं लिए एमपी एमएलए के, वैल्यू ली। क्लियर है बात? नंबर लेते तो क्या होता, नंबर तो जनसंख्या जहां पे ज्यादा है वहां पे नंबर ज्यादा है, बट वैल्यू सबकी बराबर है। ओके। तो सर इससे जो एमएलए जो भी प्रेफरेंस देता है अपनी, या एमएलए जो प्रेफरेंस देता है, हाँ उनके उनके प्रेफरेंस के वेटेज में तो सर कोई फर्क नहीं होगा ना, दोनों की नहीं, वेटेज कोई फर्क बराबर। नहीं, कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, बट इतना जरूर है कि जो काम एक एमपी कर सकता है वो हो सकता है 10 एमएलए को मिलके करना होता हो, उसकी वोट की वैल्यू उतना फर्क हो। ठीक है, समझ गए? ठीक है सर, यस सर एक चीज, जैसे अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कहीं भी, या अब तक जितना हमने पढ़ा है उसमें कहीं भी सब जगह यही बोला गया है कि इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा हाँ राज्यसभा के इलेक्टेड। सर हाँ, नॉमिनेटेड का कहीं पे भी नाम नहीं है, तो ये नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये रखे ही क्यों गए हैं? जो जनसंख्या हाँ जैसे 12 राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं उनको भी इलेक्टेड ही कर देते हैं। हाँ, देखो, ये हम आगे और समझेंगे। इलेक्शन जीतना बहुत सारे और चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो अ, एक नियम बनना है, एक नियम बनना है लोकसभा में, बनना है, टैक्सेशन से रिलेटेड नियम बनना है, या एक साइंस की पॉलिसी बननी है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? एक जी सर। साइंस पर क्या नीति होनी चाहिए भारत सरकार की, ये पॉलिसी बननी है। अब ये पॉलिसी बहुत अच्छी वो बना पाता जो साइंस को बहुत बेहतर समझता है, साइंस का विद्वान है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता रहा है, उसका एक लंबा अनुभव है, और मान लो वो किसी आईआईटी का फिजिक्स का या न्यूक्लियर फिजिक्स का एक प्रोफेसर है, जो जाना माना प्रोफेसर है, जिसकी विद्वता पर आमतौर पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो उसकी विद्वता का हमें कानून बनाते समय हम चाहते हैं कि ये आदमी लोकसभा या राज्यसभा में आए। मान लो वो राज्यसभा में आया, राज्यसभा में आने से क्या होगा, उसकी जो एक्सपर्टीज है जो उसने पिछले 40 साल में 50 साल में गेन की है, उसका फायदा पॉलिसी के बनाने में, बनते समय उसका इस्तेमाल हो सकेगा। ये होना ठीक है या नहीं, कि उसकी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल हो एज ए पॉलिसी मेकर? सर अगर अगर मतलब जो आपने बताया उस हिसाब से तो ये बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन बस सर बस अगर एक हम मिनट इस रुको पे जाए रुको तो फिर रुको तो ये रुको रुको एक मिनट। तो पॉलिसी बनाते समय ऐसे विद्वान का, जो संस्कृति के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत अच्छा हासिल किया हो, ज्ञान हासिल किया हो, विज्ञान के क्षेत्र में किया हो, है ना, ऐसे लोगों की, या खेल के क्षेत्र में किया हो, तो इस तरह के जब नियम बनाए जाएंगे तो उनमें उनकी एक्सपर्टीज काम आएगी पॉलिसी बनाते समय। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि आप तभी आ सकते हैं, तभी मेंबर हो सकते हैं राज्यसभा के, या एमपी आप तभी बन सकते हैं जब इलेक्शन जीत के आए। इलेक्शन जीतना एक दूसरा स्किल है, जो हो सकता है कि जो आदमी अपने सब्जेक्ट का तो एक्सपर्टीज है, बट इलेक्शन जीतना उसके लिए संभव नहीं है, वो रुचिकर भी नहीं, उसकी रुचि भी नहीं है, वो चाहता भी नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े। जीतेगा नहीं जीतेगा तो सेकेंडरी बात है। क्यों? वो इस तरह से पब्लिक लाइफ में, इस तरह से इलेक्शन जीतना जो उसकी एक प्रोसेस है, उसके साथ गुजरना नहीं चाहता, कि अपनी अपनी पसंद की बात है। बट वो अगर उसको, उससे डिमांड की जाए, उससे कहा जाए कि आप सर भारत के काम आइए, भारत में पॉलिसी मेकिंग के काम आइए, और आपके लिए हम एक पद दे रहे हैं राज्यसभा का, आपको मेंबर बना रहे हैं, और आपकी जीवन के क्षेत्र में जो एक्सपर्टीज हैं वो काम आएंगी, तो हमने उन लोगों को नॉमिनेट किया जो डायरेक्ट इलेक्शन से आ नहीं सकते थे, बट उनका उस सभा में होना उस सभा के लिए एक सम्मान की बात हो। तो हर समाज को चाहिए ऐसा, कि ऐसे लोगों के अगर पैर पकड़ के भी लाना पड़े, क्योंकि ऐसे लोग खुद इलेक्शन लड़ना नहीं चाहेंगे,
महात्मा गांधी जैसे लोग क्यों चाहेंगे कि इलेक्शन लड़ें? वो नहीं चाहेंगे। बट समाज के हित में है कि उनको किसी भी तरह से, उनको मतलब महात्मा गांधी से मतलब है उस टाइप के लोग अगर हैं समाज में, तो उनसे रिक्वेस्टफुली उनसे कहा जाए कि सर आप आइए, आपकी जो आपने जीवन में गेन किया है, समझ गेन की है, उसकी आवश्यकता है यहाँ पे भी, और उसकी एक लिमिटेड संख्या में ऐसे लोगों को एंट्री मिलनी चाहिए पब्लिक लाइफ से, मतलब कि सीधे वोटिंग से अलावा, क्योंकि सीधे वोटिंग में तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं जो हर व्यक्ति उसके लिए तैयार नहीं हो सकता। हाँ, अब पूछे। तो सर मतलब मैं पूरा एग्री करता हूँ सर, लेकिन अगर यही सिद्धांत है तो सर पहली तो फिर यह है कि फिर उस हिसाब से जैसे 545 जो संख्या है लोकसभा में, उस हिसाब से 12 जो संख्या नॉमिनेटेड की दी गई है वो बहुत कम है। और दूसरा कि सर नॉमिनेशन में कई बार हमने देखा है कि हमारे यहाँ तो जैसे नॉमिनेशन में आते, जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा को नॉमिनेशन मेंबर बनाया गया था, उनकी अटेंडेंस ही नहीं थी। तो वो एक दूसरी प्रॉब्लम है। पॉलिसी तो वो क्या ही बनाएंगे। हाँ, वो एक दूसरी प्रॉब्लम है कि मैं किसी को सम्मान दूं और उसके तहत उसको कहीं रखूं और वो अपना काम ना करे। ये एक मॉरल प्रॉब्लम है, वो एक उसकी एक दूसरी समस्या है। पर अभी हम जहां तक बात कर रहे हैं उनको अपॉइंट करने की, वहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर, वो आगे सर वो से लास्ट क्वेश्चन है, जैसे हाँ। हमने नॉमिनेट कर दिया और कहीं पर राज्यसभा जो है या फिर कोई भी इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि भाई इनको राज्यसभा का मेंबर आपने बनाया और ये अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो उन पे कोई इम्पीचमेंट है या उन्हें किसी तरह से निरस्त किया जा सकता है? नहीं, उनको इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। हाँ, वो लगातार सभा में आ ही नहीं रहे, है ना, और उसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं है। उनकी लगातार अनुपस्थिति को आधार बना के उसके उनकी मेंबरशिप खत्म की जा सकती है। ठीक है सर, है ना, वो कारण भी नहीं बता पा रहे। जैसे कोई बता रहा है मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, तो समझ में आता है कि हाँ भाई कैसे आएंगे, लेकिन बिना स्पष्ट कारण के कोई अगर गायब है लगातार, तो जो सभापति है या जो स्पीकर है वो एक्शन ले सकता है और उस एक्शन में उनका निरस्त भी कर सकता है उनकी सदस्यता को। ऐसा चुने हुए मेंबर के लिए भी हो सकता है और इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर के लिए भी। ठीक है, ठीक है सर। कोई और डाउट किसी को? ओके, तो आपको ये समझना है, इस बात को समझना है कि समाज में ना मॉरल वैल्यूज की बहुत जरूरत है। आपने एक अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूशन ट्यूटर रखा, आपने लीगल सारी जो भी जरूरतें वो पूरी कर दी कि भाई उसके जीवन यापन के लिए उसको पैसे मिलने चाहिए, वो पैसे जो भी निर्धारित हैं वो पहले से तय हैं, वो आपने दे दिया, सब कर दिया, उसकी सुविधा के लिए जो चाहिए वो सब कर दिया। अब वो पूरे मन से नहीं पढ़ा रहा, तो इसको क्वांटिफाई करना किसी भी समाज के लिए बड़ा मुश्किल है। ये तो उसके मॉरल वैल्यूज पर डिपेंड करता है। एक ड्राइवर रखा आपने, एक डॉक्टर रखा, ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। एक डॉक्टर के पास गए आप, उचित जो उसकी तय फीस थी वो दी आपने, जो उचित प्रक्रिया को पूरा किया, बट वो अपना काम 100% ईमानदारी से नहीं कर रहा, तो ये तो समाज की एक मॉरल प्रॉब्लम है और ये कहीं भी हो सकती है। इसीलिए समाज सफर कर रहा है। अगर हर व्यक्ति जो भी उसका काम है वो परफेक्टली करे, तो जाहिर सी बात है पूरा समाज ही उत्थान करेगा। हम एक एम्प्लॉय रखते हैं, वो मक्कारी करता है, हमें कुछ भी, तो वो तो एक अलग समस्या है। बट अभी हम बात कर रहे हैं उनके अपॉइंटमेंट की, तो ये अपॉइंट हो सकते हैं वो। डन? यस सर। ओके, तो यहां तक बात क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, इम्पीचमेंट रह गया है, पढ़ो भाई इम्पीचमेंट। टाइम क्या हुआ? टाइम तो 1:15 हो गया, बट इसको पढ़ लेते हैं, पढ़िए कोई भी पढ़ो भाई। Impeachment of president. The impeachment charges can be initiated by either house of parliament. These charges should be signed by 1/4 members of the house that framed the charges, and a 14 days notice should be given to the president. After the impeachment, resolution is passed by a majority of 2/3 of the total membership of that house
it is sent to the other house, which should investigate the charges and passes the resolution if satisfied. The president has the right to appear and to be represented at such investigation. Okay. तो मैं आपको उसको फिर से बाद में भी बताऊंगा, बट अभी मोटे तौर पे समझ लें इसको, है ना। आज पता नहीं क्यों मुझे भी थोड़ा डाउन सा फील हो रहा है। तो ये है कि इम्पीचमेंट मतलब पद से हटाने की प्रक्रिया किसकी? प्रेसिडेंट की। पहला तो पॉइंट यही है कि द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर ऑफ द हाउस। लोकसभा या राज्यसभा कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट वोट तो एमएलएज ने भी दिया था, तो क्या विधानसभा भी कर सकती है इनिशिएट? नहीं। राष्ट्रपति को बनाने की प्रक्रिया में तो एमएलएज इंक्लूड थे, उनके हटाने में उनका कोई रोल नहीं है, ये याद रखना है। तो इलेक्टोरल कॉलेज हमने अभी पढ़ा, इसमें चारों थे। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? राष्ट्रपति को चुनने के लिए, इलेक्ट करने के लिए। इम्पीच करने की बात आएगी तो क्या आएगा? पहली बात, ये दोनों नहीं आएंगे बीच में। पहला पॉइंट क्लियर है सभी को? इम्पीचमेंट में इन दोनों का कोई रोल नहीं है। डन? ओके, Yes, sir. ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पढ़ो फिर से एक बार। These charges should be signed by 1/4 members of the House that framed the charges, and a 14 days notice should be given to the president. हाँ, रुक जाए। अब ऐसा नहीं कि किसी एमपी के मन में आ गया इधर हाउस और वो इस तरह के एलिगेशन लगा दे। तो पद की गरिमा भी तो बना के रखनी है गंभीर बातों पर। कौन सा गंभीर बात? और एक ही गंभीर बात है राष्ट्रपति के लिए कि उसने संविधान की गरिमा का हनन किया हो, संविधान के अनुसार न चला हो और उसकी गरिमा को गिराया हो, उसका उल्लंघन किया हो। तब क्या करना है? कैसे स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट करने के लिए मिनिमम चाहिए साइंड, सिग्नेचर किए हुए 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। मान लो ये लोकसभा से स्टार्ट हुआ है, तो लोकसभा के 1/4 मेंबर सिग्नेचर करके देंगे कि ये एलिगेशन लगाया जाता है प्रेसिडेंट पे। तो प्रेसिडेंट पे एलिगेशन लगाने के लिए, इम्पीचमेंट को इसकी शुरुआत करने के लिए, खाली ऐसा नहीं कि किसी के मन में आ गया तो ऐसे तो राष्ट्रपति रोज बेचारा डरा रहेगा। कम से कम 1/4 मेंबर, ज्यादा है चलेगा पर ये कम से कम है, 1/4 मेंबर ऑफ उस पर्टिकुलर हाउस साइन करके देंगे तो चार्ज फ्रेम हो जाएगा। मान लिया जाएगा कि हाँ चार्ज लग गया, और उसके बाद कम से कम 14 दिन की नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति को कि सर महामहिम आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं, इसका आपको आंसर देना है और आपको बताना है कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट क्यों ना शुरू किया जाए। क्यों ना शुरू किया जाए का मतलब आप आंसर दें कि इस वजह से ये चार्जेस गलत हैं और इम्पीचमेंट की पात्रता या इम्पीचमेंट शुरुआत नहीं होना चाहिए, इम्पीचमेंट जैसा रेजोल्यूशन मेरे खिलाफ नहीं आना चाहिए क्योंकि चार्जेस इन कारणों से, इसके साक्ष्य हैं, है ना। तो राष्ट्रपति को 14 दिन का कम से कम टाइम दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। After the impeachment resolution is passed by a majority of 2/3 of the total membership of that house, it is sent to other house, which should investigate the charges and passes the resolution if satisfied. Yes. अब मान लो वो चार्जेस फ्रेम हो गए और 14 दिन का समय मिल गया, और उसके बाद जिस हाउस ने इसको इनिशिएट किया है उसके 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ये अपने आप में क्या है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है। राष्ट्रपति के केस में लिखा हुआ है टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप का मतलब उस समय जितने भी मेंबर हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको शायद पहले बताया है या नहीं बताया, मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के हमारे यहाँ पर संविधान में चेंजेस लाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी और अलग अलग मेजॉरिटीज़ होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल जो लोग जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते वो खाली यहाँ तक सीमित रखें
जो जितने टोटल मेंबरशिप है, जैसे लोकसभा है मान लो, तो लोकसभा में मान लो 542 मेंबर हैं, उसके 2/3 लोग उसको पास करेंगे, जो कि आसान नहीं है। 2/3 की संख्या एक पक्ष में लाना आसान नहीं है, तो आसान होना भी नहीं चाहिए। आप प्रेसिडेंट को हटा रहे हैं, अगर इतनी ही बड़ी बात है, हटाया जाना जरूरी है, तो 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी पक्ष में। आप कोई हल्की फुल्की बात जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादातर लोग इसको गंभीर नहीं समझ रहे, तो ये संख्या नहीं ला पाएंगे आप। इतनी तो आपको उस पद की गरिमा के हिसाब से मजबूती देनी ही चाहिए, जो दी गई है। अब एक हाउस को पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी से पास कर दी। अब एक हाउस ने पास कर दिया, अब ये बिल, ये जो रेजोल्यूशन है, ये जाएगा कहाँ पर? दूसरे हाउस में। दूसरे हाउस में जाएगा। अब उसको खैर चार्ज तो फ्रेम नहीं करना है, बट उसको इन्वेस्टिगेट करना है उन चार्जेस पे जो चार्जेस लगे हैं, ठीक है? और वहां भी 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करना है। वहां भी राष्ट्रपति, वैकेंट सीट टोटल मेजोरिटी में नहीं आता। टोटल मेजोरिटी में जितने भी सीटें हैं अभी वैकेंट है, वो वैकेंट है। अच्छा, बट कोई ये नहीं हो सकता कि लोग हाँ, हाँ, तो ठीक है, तो दूसरा हाउस भी उसको बिल्कुल जीरो से इन्वेस्टिगेट करेगा। और जब जीरो से कर रहा है, तो प्रेसिडेंट को ये, इनके पास ये राइट है कि वो अपनी बात को फिर से कहे। वो बात को कैसे कह सकता है? खुद से कह सकता है, या अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कहला सकता है। वो रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है, उसकी इच्छा का व्यक्ति हो सकता है, कोई कानून का जानने वाला हो सकता है, या वो जिसको भी ठीक ठीक चाहे समझे। द प्रेसिडेंट हैज टू राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। वो खुद से उन सबको उसका जवाब दे सकता है, या अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रख सकता है, ठीक है? ये है इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। बोलो, पूछो सर। जस्ट एक कंफर्म कर रहा हूँ, वैसे तो कंफर्म ही है। तो इसका मतलब सर इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट कर लेते हैं। बस अगला बिंदु यही है। पढ़ो, तुम ही पढ़ो। All the members of both houses elected and nominated who participate in impeachment. Who participate in impeachment. So all the members of both house elected and nominated. आंसर मिला? In this, yes sir. In this context, following should be noted: the nominated members of either house of parliament can participate in the impeachment of the president, though they do not participate in his election. ये पॉइंट सभी को क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट मुझे कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। नेक्स्ट। The elected members of the legislative assemblies of states and the union territories of Delhi and Puducherry do not participate in the impeachment of the president, though they participate in his election. बस, तो ये है पूरी प्रक्रिया, ठीक है? तो इसमें से कुछ भी पूछना है तो पूछिए, और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। पूछिए सर। बस वो छोटा सा एक सर, जैसे आपने सिग्निफिकेंस बताया था कि हम नॉमिनेटेड का हमने क्यों रखा है फंडा, कि ताकि हम अलग अलग वर्ग से लोगों को ला सकें, ताकि वो पॉलिसी मेकिंग और चीजों में मदद कर सकें देश की। सर, जो इम्पीचमेंट हुआ है, अगर एमएलए को इलेक्शन में इंक्लूड करा गया, तो उन्हें इम्पीचमेंट से बाहर रखने का क्या मतलब था? मतलब ये तो एक वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं इस चीज पे कि भाई आप क्यों हटा रहे हैं हमारी पसंद के उसको। देखिए, उसमें दो बातें हैं। पहली बात तो कि ये प्रक्रिया अपने आप में ही टफ प्रक्रिया है। 2/3 मेजोरिटी के साथ हमने बात कही, और टोटल स्ट्रेंथ की, है ना? तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी, हम जब मेजोरिटी पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कोई भी पास होना आसान नहीं है। तो एक बात तो ये है कि आसान नहीं है। उनको ऐसा नहीं कि उनको हटाने का एक पर्पस ये था कि इस प्रक्रिया को आसान कर देना है और आसानी से राष्ट्रपति हट जाए, ऐसा नहीं है। नंबर 2, फिर क्यों नहीं शामिल किया गया उनको? इसलिए शामिल नहीं किया गया, ये प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर विधानसभाओं से भी पास कराना पड़ जाए, ठीक है? और आम तौर पे जो राष्ट्रपति है और संविधान की वो शपथ ले रहा है, ठीक है, तो हटाने की प्रक्रिया में हमने ये देखा कि संविधान पर कुछ भी संशोधन करने की केवल ताकत किसकी है? क्या राज्य की विधानसभाओं की है? नो सर। नो सर। तो वो केवल पार्लियामेंट की है।
तो अगर पार्लियामेंट तक सीमित रखा जाए, क्योंकि वही इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या सच में उसने संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं किया है, तब भी पर्याप्त होगा। तो इसकी पर्याप्तता को देखते हुए ये रखा गया कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, मर्यादा टूटी है, ये संविधान के बारे में जो चेंज कर सकते हैं, जो उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, उन तक ही सीमित रखा जाए। ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि एक ही तरीका है, एक ही वजह है राष्ट्रपति को हटाने की, वो है संविधान की मर्यादा का उल्लंघन, है ना? तो वो संविधान के बारे में शक्ति केवल और केवल किसको है? पार्लियामेंट को। इस आधार पर आपको ये जुडिशियस लग रहा है या जबरदस्ती स्वीकार करना पड़ रहा है, ये बताओ। नहीं सर, आप सर, ये बोल सकते हैं जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हम है तो फेडरल बट यूनिटरी बायस है हमारा। हाँ, तो ये भी शायद उसका एग्जांपल बोला जा सकता है। हाँ, कहीं पे इसको भी डाल सकते हैं, बट मेन बात वही है कि आधार जब एक ही है और उस आधार पे काम करने की ताकत जिसकी है उसको किया गया। हाँ सर, अब क्योंकि इसका जो जैसे आपने जो फॉर्मूला बताया उसमें हम्म, एक एमएलए का जो वोट है वो एमपी के वोट के बराबर नहीं रखा गया यहाँ पे। हाँ, 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 बिल्कुल सही बात। तो ठीक है, आंसर सेटिस्फैक्टरी Yes, है? ओके। और Yes, कोई sir. क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन हो पूछिए। तो यही सब सोचना है आपको, ठीक है? यही सब आपको किताब के बियॉन्ड खोजना है, ठीक है? और ये सब आप कब तब कर पाएंगे जब आपको फैक्ट्स खुद पता हो ठीक से। फैक्ट्स को फिर सोचें, सोच के क्वेश्चन उठाएं। तो अब आपका काम ये होगा कि फिलहाल तो आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी ये है कि आप फंडामेंटल राइट्स तक ठीक से पढ़ लें और उसकी परीक्षा दें, उसका टेस्ट दें, ठीक है? और अगर समय मिले तो एक बार राष्ट्रपति को भी पढ़ लेना टेस्ट की तैयारी के बाद। तो राष्ट्रपति अभी चलेंगे कुछ समय तक, कम से कम 2 क्लासेस और चलेंगी, ठीक है? जी सर। Yes, sir. ओके, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। ये सारी की सारी स्लाइड्स ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप इसको अगर रिवीजन करते समय इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी तो आज आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, अगर आप टेस्ट को तैयार